स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भाषा समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा भारत की राजकीय भाषा होगी। 2. पहले 15 वर्ष तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। 3. सभी प्रांतों को हिंदी या अंग्रेजी में काम करने का प्रस्ताव रखा गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। भाषा समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा भारत की राजकीय भाषा होगी। समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। पहले 15 वर्ष तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। अतः कथन 1 और 2 सही हैं तथा कथन 3 गलत है। उल्लेखनीय है कि संविधान सभा की भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की बजाय राजभाषा कहकर एक सर्वस्वीकृत समाधान पेश करने का प्रयास किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। अयोध्या राम मंदिर वास्तुकला की किस शैली में बना है? ए द्रविड़, बी नागर, सी वेसर, डी इंडो वेस्टर्न शैली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी नागर। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। मंदिर की स्थापत्य शैली नागर शैली है। नागर शैली हिमालय से विंध्य तक विस्तृत है, जो भारत के उत्तरी भागों में क्षेत्रीय रूप से विकसित हुई है। उड़ीसा शैली, चंदेल शैली और सोलंकी शैली नागर शैली से जुड़े हैं। इसे पहली बार उत्तर भारत में 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के दौरान विकसित किया गया था। यह शैली उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी भारत, बंगाल क्षेत्र को छोड़कर में लोकप्रिय है, खासकर मालवा, राजपूताना तथा कलिंग के आसपास के क्षेत्रों में। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली पहली बार उत्तर भारत में 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के दौरान विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 2. मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। 3. मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। संविधान के अनुच्छेद 74(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा उपबंध किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और राष्ट्रपति पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 74(2) में उपबंध है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ए. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी. व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, सी. विश्व आर्थिक मंच, डी. विश्व बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. विश्व आर्थिक मंच। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट है। WEF वर्ष 2004 से यह रिपोर्ट जारी करता है। यह सूचकांक 12 संकेतकों पर आधारित है, जो इस प्रकार है: संस्थान, उपयुक्त आधारभूत संरचना, स्थिर समष्टिगत आर्थिक ढांचा, अच्छा स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण, कुशल माल बाजार, कुशल श्रम बाजार, वित्तीय बाजारों का विकास, मौजूदा प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता, बाजार आकार, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों, नवाचार, सबसे परिष्कृत उत्पादन प्रक्रियाओं का उपयोग करके विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं का उत्पादन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. प्रधानमंत्री की नियुक्ति, 2. उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, 3. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, 4. मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, 5. महान्यायवादी की नियुक्ति।
उपर्युक्त में से किस किस की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 3, 4 और 5 या डी 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, केवल 1, 3, 4 और 5। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता, बल्कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित की नियुक्ति करते हैं: प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75(1), नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148(1), मुख्य निर्वाचन आयुक्त अनुच्छेद 324(2), महान्यायवादी अनुच्छेद 76(1), राज्यपाल अनुच्छेद 155, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनुच्छेद 316(1). अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ स्थान और दूसरी तरफ नदी तट दिए गए हैं। 1 उज्जैन शिप्रा, 2 श्रीरंगपट्टनम गोदावरी, 3 नासिक कृष्णा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सत्य हैं या सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। उज्जैन शिप्रा नदी के पूर्वी तट पर अवस्थित है। शिप्रा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के उज्जैनी से हुआ है, जो आगे चलकर मालवा पठार के उत्तर से बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे स्थित है। कावेरी कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है। काबिनी, भवानी और अमरावती इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। नासिक गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित एक पवित्र शहर है। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 वह एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था। 2 सिकंदर के समान अपनी विजय पताका दूर दूर तक फहराना चाहता था। 3 उसने सिकंदरे सानी की उपाधि धारण की। 4 उसने अमीर वर्ग के दमन के उपाय के रूप में उनकी संपत्ति जब्त करने को प्राथमिकता दी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 4, सी केवल 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। अलाउद्दीन नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था जिससे पैगंबर के समान भावी पीढ़ियां उसका नाम लें। सिकंदर के समान अलाउद्दीन भी विश्व विजेता बनना चाहता था, यहाँ तक कि उसने अपने सिक्कों और सार्वजनिक प्रार्थनाओं में स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदरे सानी घोषित किया। अलाउद्दीन के अनुसार राज्य में अस्थिरता तथा विद्रोह का कारण अमीरों की आपसी मित्रता, मद्यपान तथा अकूत संपत्ति का होना है। अतः अमीरों के दमन के क्रम में उसने सर्वप्रथम अमीरों की संपत्ति जब्त की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ए 12 दिसंबर, बी 17 दिसंबर, सी 22 दिसंबर, डी 29 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 22 दिसंबर। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इसे रामानुजन स्मृति दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह देश के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को समर्पित है, जिनका जन्म 12 दिसंबर 1887 को हुआ था। 22 दिसंबर 2012 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रामानुजन की 125वें वर्षगांठ पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए वर्ष 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष एवं उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया था। गणित का मानवता के विकास में बड़ा महत्व है। इस महत्व के प्रति लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना राष्ट्रीय गणित दिवस का मुख्य उद्देश्य है। इलाहाबाद स्थित सबसे पुरानी विज्ञान अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया प्रत्येक वर्ष गणित के अनुप्रयोगों और रामानुजन पर कार्यशाला का आयोजन करती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 सल्तनत कालीन महत्वपूर्ण पद्य को सूची 2 उनके कार्य के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, जिसमें एक तरफ सूची 1 और दूसरी तरफ सूची 2 दी गई है। ए दीवाने वजारत, 1 विदेश मंत्रालय, बी दीवाने आरिज, 2 शाही आदेश व पत्रों का प्रारूप पत्र व्यवहार तैयार करना, सी
दीवाने इंशा, 3 सैन्य मंत्री, डी दीवाने रसालत, 4 वजीर। कूट A4 B3 C2 D1, बी A4 B2 C3 D1, सी A4 B3 C1 D2 या डी A1 B2 C3 D4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। दीवाने वजारत, दीवाने आरिज, दीवाने इंशा तथा दीवाने रसालत सल्तनत युग के 4 सर्वप्रमुख विभाग थे। दीवाने वजारत इसका प्रमुख वजीर था जो राजस्व एकत्रीकरण तथा प्रांतीय सरकारों के दीवाने पक्ष के प्रशासन में सुल्तान के प्रति उत्तरदायी था। दीवाने आरिज इसका प्रमुख आरिजे मुमालिक था। सेना की भर्ती, वेतन बांटना, सेना की दक्षता का निरीक्षण इसके प्रमुख कार्य थे। दीवाने इंशा शाही आदेशों और पत्रों का प्रारूप बनाना, स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार स्थापित करना। दीवाने रसालत पड़ोसी दरबारों को भेजे जाने वाले पत्रों का प्रारूप तैयार करता था, विदेश जाने व विदेश से आने वाले राजदूतों से संपर्क रखता था। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भद्राचलम मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? 1. यह रामायण महाकाव्य से संबंधित है। 2. भद्राचलम मंदिरों के समूह को सरकार द्वारा प्रसाद योजना के तहत विकसित करने की योजना है। 3. ये मंदिर तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी के बाएं तट पर स्थित है। 4. इन मंदिरों में शामिल रामप्पा मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3 या डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।